नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम अरविंद केजरीवाल से कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जिसका जवाब हम अपेक्षा करते हैं कि वो या आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता ज़रूर दें। ये सवाल हमारे नहीं हैं बल्कि अरविंद केजरीवाल के एक पुराने साथी के हैं। ये सवाल उस व्यक्ति का है जो अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 से साथ में काम कर रहे हैं। वो अन्ना के आंदोलन से पहले से पीसीआरएफ से भी जुड़े रहे। आंदोलन की शुरुआत हुई, आरटीआई का आंदोलन हुआ, हमेशा साथ में रहे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अश्विनी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौथी दुनिया में। आपकी तो बहुत पुरानी दोस्ती थी, घर परिवार आप लोग साथ में भी रहते हैं जी। फिर अचानक आप अलग क्यों हो गए? नहीं, मैं अलग नहीं हो गया। मैं एक्चुअली ये बातें जो मीडिया में आई हैं वो तो 1-1.5 महीने से आई हैं। मैं कुछ बातों को लेके पिछले 5-6 महीने से बड़ा विरोध चल रहा था हमारा। अच्छा। और ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हमारे वाइफ एक दूसरे के सब अच्छी तरीके दोस्त हैं, हमारे बच्चे दोस्त हैं। लेकिन हमारे लिए सत्ता पहले नहीं है, हमारे लिए देश पहले है। अब ये लोग रास्ता भटक गए, इसलिए हमारा विरोध हो गया है। अब इनके लिए सत्ता सबसे पहले है। कैसे भी करके नहीं कर, आदमी भूखा हो जाता है, एकदम से पागल हो जाए कि जल्दी चाहिए चाहिए चाहिए, वो हालत हो गई है इनके लिए। अब वो जज्बात देश के लिए कुछ बचा नहीं है। भ्रष्टाचार भी इनके मुद्दा कोई बचा नहीं है। अब ये केवल भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इनको किसी तरीके से बस सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। लेकिन इतनी नाराजगी आपकी क्यों हो गई उनसे? मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। दिल्ली में एक लोकायुक्ता कानून है, सबसे बढ़िया था। आप मुख्यमंत्री बने, आप उसको बदल देते, जिस लोकपाल की आप डफली बजा रहे हो उसके सारी धाराएं आप उसमें डाल देते, नाम उसका लोकायुक्ता बना रहता। क्या फर्क पड़ता? नाम से क्या लेना देना भाई? भ्रष्टाचार कम होगा उन धाराओं से, वो धाराएं आप उसमें दिल्ली के लोकायुक्ता में डाल देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप लोग धोखा दिया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने जनता को बेवकूफ बनाया, हम तो रेफरेंडम कराएंगे। रिजाइन करने के पहले बनाया क्या आपने? इनकी नीयत ठीक नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें थोड़ा सा जो है ये हम भी समझना चाहते हैं जी। कि अचानक से जो रिजिग्नेशन दे दिया, ये मुझे मालूम है जी। कि इन्होंने ड्रामा किया जी। जन लोकपाल बिल वैसे भी पास नहीं होना था जी। सरकार बनाने से पहले ही इनको मालूम था कि गवर्नर उसमें क्या करने वाले हैं, गवर्नर का क्या रोल है, राष्ट्रपति का क्या रोल है। सरकार बनाने से पहले इनको पता था, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कि दिल्ली में के राज्य का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का और दिल्ली के असेंबली का जो है अधिकार क्षेत्र क्या है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो रिजिग्नेशन दिया उसके पहले कोई लोगों ने मीटिंग की होगी, मीटिंग में लोगों ने क्या डिस्कस किया? नहीं, मीटिंग में हम 4 लोगों की मीटिंग हुई अपनी। किसकी? योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, उसमें इवन प्रशांत भूषण भी नहीं थे। योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और ये आपके मनीष, ये 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। तो ये जो केजरीवाल जो हर जगह इंटरव्यू में बोलते हैं कि भाई कि पीएससी की बैठक हुई, नहीं, वो पीएससी वैसे सब नौटंकी है। और वो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, वो सब वहां पे मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी में जो कल्चर है वो शायद सपा बसपा में भी नहीं है। जो सुप्रीमो कल्चर अरविंद का जिस तरीके से पेश आते हैं, अगर आपने उनकी बात नहीं सुना तो इस तरीके से डांट के आपको डांटेंगे कि आपको मीटिंग छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि इस 4 लोगों ने फैसला कर लिया। अच्छा, फैसला करने से के पीछे क्या आपकी तो बात हुई होगी बाद में कि भाई कि ऐसा डिसीजन लिया, तो उसके पीछे क्या मैंने मानसिकता क्या थी? इनकी मानसिकता ये थी कि हम चारों तरफ जाएंगे, हम हर जगह लड़ेंगे। और वो भी इनकी मानसिकता नहीं, इनके ऊपर भी कोई एक और दूसरा हाईकमान है जो इनको ऑर्डर कर रहा है। अच्छा। इनका ले दे के केवल है कि कैसे भी करके खिचड़ी सरकार बन जाए, बस एक हंग पार्लियामेंट हो जाए। हंग पार्लियामेंट में इनको बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। ये उस डील के चक्कर में थे कि कैसे भी करके हंग पार्लियामेंट, किसी तरीके से देश जो है वो एक ऐसे उसमें अस्थिर सरकार की ओर बढ़ जाए। बस। इनका एजेंडा क्या इतना था कि जो एंटी करप्शन वाला वोट है, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, उसको तितर बितर कर दे। बस इतना एंटी इनकम्बेंसी वोट को तितर बितर कर दे, ताकि जो है एक अराजकता फैल जाए वोटर्स के बीच, और हर मतलब किसी का मतलब वो एक अस्थिर सरकार बन जाए। भाई आप देखो कि कांग्रेस ने 430 के आसपास खड़े। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये तो उसका मतलब साफ है कि जन लोकपाल की वजह से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी बात मुझे बताइए, इसमें कितनी सच्चाई है?
आप तो शुरू से जान रहे हैं, मैं कुछ ब्लंट सवाल आपसे करने जा रहा हूँ जिसका जवाब फिर केजरीवाल से भी लिया जाएगा। क्या इनके ऑफिस में जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट आते हैं, नक्सली? क्या आपके दफ्तर में आपने कभी उनको देखा है? आते हैं। कनाट प्लेस ऑफिस जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे कश्मीर से भी आते हैं और प्रो टेररिस्ट आते हैं, कभी कभी टेररिस्ट भी आते हैं, और नक्सली आते हैं। प्रशांत भूषण का जो जंगपुरा का ऑफिस है वहाँ आते हैं, मीटिंग करते हैं। ये नक्सली जिनको तड़ीपार किया हुआ है, जो भगोड़ा है, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, उस तरीके के लोग उस लेवल के, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जिनको कश्मीर में पुलिस ढूंढ रही है वो भी आते हैं, जो छत्तीसगढ़ में पुलिस ढूंढ रही है वो भी आते हैं, उड़ीसा में जिनको पुलिस ढूंढ रही है, आसाम में वो भी आते हैं। वैसे मैं आप दर्शकों को बता दूं कि उपाध्याय साहब स्वयं एक वकील है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है, ये आरटीआई को लेकर के पहले से काम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के जो बैकहैंड जो काम होता है उस पूरे आंदोलन का चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल रहे हैं। लेकिन पीसीआरएफ के ज़माने से अश्विनी जी जो पूरा जो जिसको कहते हैं कि जो एक मैनेजर का काम करना, जो उस पूरे आंदोलन को जो मैनेज करने का ये काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर अभी भी है या आपको निकाल दिया गया? अब निकाल दिया, अब बिना नोटिस के निकाल दिया, बिना नोटिस के जो है निकाल दिया है, और आम आदमी पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स हैं। तो ये आप बड़ी जिम्मेदारी से आपने कोई मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आते हैं कश्मीर वाले भी आते हैं, अलगाववादी आते हैं, आतंकवादी आते हैं, नक्सली आते हैं, और सीपीआई एमएल के लोग आते हैं। भाई गोपाल राय ऑलरेडी सीपीआई एमएल में थे, इनके पुराने साथी सब आते हैं मिलने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, हम इसके आगे हम और भी बहुत सारे सवाल जवाब है। कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं वो, और उनकी जो टीम है जैसे गोपाल राय है, मनीष सिसोदिया है, कवि है, ये सब लोग जो मिल करके जो है इनके पास जो है ये लोग व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। इतने 5, 7, 8 साल से आप साथ में काम कर रहे हैं, मुझे जेन्युइनली बताइएगा, मैं इस चीज़ को जानने में बहुत इच्छुक हूँ कि क्या आपने आपस में कभी बैठ के आप लोगों ने बातचीत की? कभी ऐसा लगा कि भाई हम जो है वर्तमान इकोनॉमिक व्यवस्था जो है, क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, जो खेतों को लुटवाया जा रहा है, खदानों को लुटवाया जा रहा है, कोयला गायब किया जा रहा है, इसके विकल्प में कोई दूसरी आर्थिक पॉलिसी या विदेश नीति में कोई चर्चा या कोई चीज़, कोई रोल, मैंने कहने का मतलब है कि कोई रोल मॉडल है इनके पास, कोई ब्लूप्रिंट है, फ्यूचर का नक्शा कोई है, या फिर सिर्फ ऐसे ही महज? नहीं, इस तरीके की चर्चा तो हमारे नहीं होती है। कभी मीटिंग नहीं हुई? नहीं, इस तरीके नहीं। आरटीआई वगैरह की हम लोग पहले किया करते थे जब हमारा वो तो मुझे मालूम है, वो मैं कवर भी करता था। अरविंद केजरीवाल स्वयं इस ऑफिस में इसी तरह कार्यक्रम में हम लोग बैठते भी थे। लेकिन उस समय वो तो CWG वगैरह में बहुत आप लोगों ने अच्छा काम किया, और बहुत सारे आरटीआई के जरिए जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये जो व्यवस्था परिवर्तन का जो नहीं, इस पे नहीं करते। आरटीआई तक तो हमारा ये, इस मामले में हम ग्राउंड वर्क करते थे कि कहाँ आरटीआई डालें, कहाँ क्या करें, कहाँ से क्या ढूंढें, लेकिन इस तरीके की बात की इकोनॉमिक और जो फॉरेन अफेयर इस टाइप पे कोई चर्चा नहीं। कोई तो ये सरकार बनाने से पहले कि जैसे होता है ना भाई, किसी वाटर कंजर्वेशन का मसला है या फिर किसी और चीज़ का मसला है, एक सरकार चलाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए विज़न भी चाहिए होता है, एक विचार भी चाहिए। कभी आप लोग चर्चा भी करते थे? नहीं, अभी पिछले 6-7 महीने के लिए इतनी चर्चा होती है कि कैसे हंग पार्लियामेंट हो, इस पर चर्चा होती है। मीडियम कैसे बना रहा जाए, इस पर चर्चा होती है। क्या क्या कौन सी ट्रिक, कौन सी नई चीज़ कर दें, कहाँ जाके गंगा जी में नहा लें, कहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें, कहाँ पे जाके मज़ार पे चादर चढ़ा दें कि मीडिया खबर बन जाए, उस पर चर्चा, तो उस पर स्ट्रेटजी बनती है। ये स्ट्रेटजी का जो स्ट्रेटजी बनाने वाले कितने लोग हैं? ये वही 4-5 लोग, 4-5 लोग हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कुछ नए इंट्रेंट्स आए जिनको बाहर से देख के इम्प्रेशन लगता है कि भाई काफ़ी सीनियर और काफ़ी उनका वर्चस्व है पार्टी के अंदर में, जैसे आशुतोष है, जैसे खेतान है, जैसे आनंद कुमार है, जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो अभी पार्टी में नए नए आए हैं, जिनको टिकट भी दिया गया, जो काफ़ी प्रमुखता से मीडिया में भी आते हैं, जैसे दिलीप पांडे हैं, ये सब लोग हैं। इन लोगों का बेसिकली रोल क्या है? नहीं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिंगल जो 4 आदमी है वही सब कुछ है। बाकी नीचे मैंने बताया ना कि प्रशांत भूषण की भी कुछ नहीं चलती है। कुमार विश्वास भी आजकल किनारे, बेचारा धक्के मार के किनारे कर दिया गया उसको, तो मैं उस पर तो आऊँगा बाद में। हाँ, 4 लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, वही हैं जो फरमान जारी करने वाले हैं। बाकी और किसी का कोई, ये 4 लोग हैं, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। अब कुमार भी बाहर हो गए, पहले कुमार। अच्छा, गोपाल राय भी। 5 आदमी, मैंने 4+1, अरविंद केजरीवाल +1। इसके अलावा कोई डिसीजन मेकिंग को कुछ वो जो डिसीजन दे देते हैं वही सबको फॉलो करना होता है। उसके अलावा और वो डिसीजन कैसे लेते हैं? कोई पार्टी की मीटिंग, कोई नहीं, वो अपना घर में बैठ के अपना कर लिया, वो फोन पे बात कर लिया, जो भी कर लिया उन्होंने बता दिया कि भाई ये करना, खत्म कहानी हो गई। हमें 400 पे लड़ना, हमें 350 पे लड़ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। पहले जब चर्चा होती थी तो हमारा पार्टी का भी बेस है नहीं, ये मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ। ये कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा कोई ज़्यादा बेस नहीं है अभी। शहरों में है, थोड़ा बेंगलोर में है, बॉम्बे में ऐसे ही है। तो हम लोगों ने एक चर्चा किया 6 महीने पहले कि अगर लोकसभा लड़ेंगे तो कहाँ लड़े। तो बहुत सारे, जो ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि भाई काम करते हैं, जो ADR की रिपोर्ट है, टॉप 35 करप्ट और टॉप 35 क्रिमिनल, वो 70 सीट हम लोग लड़ लेते हैं, बाकी और नहीं लड़ेंगे। और एकाएक कहते नहीं, अब तो हम 350 लड़ेंगे, अब तो 450 हो गया। मेरे समझ से कांग्रेस और बीजेपी ज्यादा हो चुका अब तक। 430 से ज्यादा हो गया। लेकिन ये क्यों हुआ? ये केवल और केवल एक ही, मतलब बता, एजेंडा केवल एक है कि कैसे भी करके खिचड़ी सरकार आ जाएगी, सारे मिलजुल के सारे चोर बदमाश फिर इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर सरकार बना लेंगे। बस इतना एजेंडा है इनका, और कोई एजेंडा नहीं। इनकी एक डील हुई एक्चुअली, उस डील में ये हुआ है कि जब से अरविंद एक्चुअली मुख्यमंत्री हुए तब से योगेंद्र यादव का अंदर से पेट का जो है पानी एकदम वो कुलाचे मार रहा है। वो परेशान है, उनको लगता है ये बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। अंत में अभी आपने देखा कि अभी इलेक्शन होना है अक्टूबर में, 3 महीने पहले हो गया अनाउंस कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री योगेंद्र यादव बनेंगे, हमारे कैंडिडेट बनेंगे। अनाउंस हो चुका है, ये अनाउंस हो चुका? हाँ, हो गया। अच्छा, 3 महीने पहले जनवरी में हो गया कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। अब इनको जो कांग्रेस की पोजीशन दिल्ली में है, यही कांग्रेस की पोजीशन हरियाणा में है, लगभग यही होने जा रहा है जिस तरीके की वहाँ रिपोर्ट आ रही है। तो उनको वहाँ से ये बोला गया है कि भैया काम करो, हम जैसे अरविंद केजरीवाल को हमने यहाँ बना दिया, ऐसे हम तुम्हें वहाँ बना देंगे। अच्छा, योगेंद्र यादव को। उसके बदले तुम केवल इतना काम करो कि तुम लड़ो, पैसे की चिंता मत करो, जो कुछ करना है करो, सब पैसे दे देंगे। तुम 400 सीटों पे लड़ो, लड़के जो एंटी करप्शन वाला वोट है, जो 10 साल का माहौल एक बना है कि भाई ये सरकार को फेंकना है, उसके वो वाला वोट काट लो, एंटी करप्शन वाला वोट काटो, एंटी इनकमेंसी वाला वोट काट दो। और फिर बाद में क्या होगा कि बाकी और लोग हैं ही हैं, और बाद में जिस तरह से जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पे या बाकियों के नाम पे, बाकी के नाम पे आप जो है वो बना लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो बनारस में जो फैसला लिया गया, बनारस ये क्यों लड़ रहे हैं? बस मीडिया में बने रहने के लिए इनका एक एजेंडा है और कुछ नहीं एजेंडा है इनका। एजेंडा केवल, मैंने बताया ना कि मीडिया में बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज को मैं बनारस में पहले भी गया हुआ हूँ, अन्ना जी के साथ भी गया था। बनारस में तो आपके पास कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है। सारे कार्यकर्ता दिल्ली से गए हुए हैं। हाँ, सारे जो हमारे फुल टाइम वाले कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली से यहाँ गए हुए हैं, वहां पे वो कार्यकर्ता ही नहीं है। ये आपने कहा एक फुल टाइम कार्यकर्ता, ये फुल टाइम कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? फुल टाइम कार्यकर्ता का मतलब ये है कि पिछले दिल्ली विधानसभा से पहले से, आई थिंक जून जुलाई से, हमने क्या किया था कि हर विधानसभा में 10-10 के आसपास फुल टाइम रख लिए हैं पेड, उनको 25,000 रुपए देते हैं। तो 70 × 10, कहीं 8 भी हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 हैं, ऐसे। अच्छा, ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज 650-700 के आसपास। 650-700 ये दिल्ली में कार्यकर्ता थे पेड फुल टाइम, हर विधानसभा में 10। ओह माय गॉड। और ये कितना आप कितना उसको देते थे? इनको 25,000 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? 25,000 देते हैं जी। और फुल टाइम आदमी अगर काम कर रहा है अपना सब कुछ, नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तो 25,000 रुपए दिल्ली में नहीं लेगा तो रहेगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा वो? इतना तो चाहिए उसको भी, उसका अपना बाल बच्चे नहीं उसके क्या? मतलब 1.5 करोड़ के आसपास हर महीने वर्कर को आप दे रहे हैं? हाँ, नहीं ये हम नहीं देते, चलिए आता है, पीछे से आता है, ये कैश आता है, वो कैश दिया जाता है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है? इसका कोई नहीं। 20 का करीब 18-20 हैं जो फुल टाइम है, जो पहले 2006 वाले, जो आरटीआई के दौरान से, वो पीसीआरएफ के, वो पीसीआरएफ वाले खाते से आते हैं। क्योंकि मैं एक जानकारी मैं इसकी जानकारी हमें है। हाँ। कि अन्ना जी ने एक बार चिट्ठी भी लिखी थी। हाँ। कि भाई कि आप आंदोलन के पैसे से जो है फुल टाइमर मत रखो। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई कि वो फुल टाइमर जो है पीसीआरएफ के फुल टाइमर को आंदोलन का पैसा मत लगाओ। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई कि हम पीसीआरएफ को अलग से पैसा दे रहे हैं और ब्ला ब्ला। लेकिन आप तो ये चौंकाने वाली बात करें, 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ फुल टाइमर वर्कर्स को आप दे रहे हैं। 1.5 से 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ रुपए। हाँ। ये दिल्ली असेंबली के समय, दिल्ली असेंबली, और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो लोकसभा में काम कर रहे हैं ना, लोकसभा में वो जो हमारे हैं वो 700 के आसपास, 650-700। अब वो बनारस में चले गए हैं, उसमें कुछ अमेठी चले गए हैं, वो गए हुए हैं। दिल्ली वाला इलेक्शन खत्म हो गया तो अमेठी बनारस चले गए वो। 15-20 का मैं आपको बताता हूँ, 15-20 की सैलरी 25,000 के हिसाब से आती है। वो जिंदल फाउंडेशन से आती थी। ये कौन सा जिंदल है? सीताराम जिंदल। अच्छा।
वो चेक पेमेंट होता है। जैसे उसमें आपका ऋषि का हो गया, अश्वती हो गई, राम हो गया, अमित हो गया, सालू हो गई, मिताली हो गई, फिरोज हो गया, ये सारे लोग, इन लोगों को चेक से मिलती है, इनको चेक से आती है। खैर आप ही तो ये सब काम आपसे बेहतर कौन बता सकता है। बाकी जो है उनको जैसे अरविंद का पीए है विभव, वो कैश, अब पहले उसका चेक था, अब वो बंद हो गया, अब वो कैश वाले में आ गया है। मैंने वो जो अरविंद का पीए है आपको पता होगा, आप लोग अपॉइंटमेंट उसी से लेते होंगे। मैं जानता हूँ। तो उन सब का जो है कैश पेमेंट होता है। आपके सीपी ऑफिस में जितने नीचे बैठे हुए हैं 15-20 रहते हैं, आप जाओ तो रिसेप्शन मिलेंगे। हमारा खाना बनाने वाला जो है, तो ये कैश कहाँ से आता है? ये जो चंदा इकट्ठा हो रहा है उससे आ रहा है कि ये अलग जगह से आ रहा है? नहीं, ये चंदा वाला नहीं है, ये अलग जगह से आता है। ये एक जगह से आता है और वो कैश आता है। बता दीजिए कहाँ से आता है? ये आता है नवीन जिंदल से। नवीन जिंदल जी फंड कर रहे हैं? नवीन जिंदल फंड कर रहे हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी है। ये नवीन जिंदल जी कि जो पूरे जो फुल टाइमर्स हैं, चेक पेमेंट, आम आदमी पार्टी के जो चेक पेमेंट आ रहा है वो सीताराम जिंदल जी दे रहे हैं जी, और जो कैश जा रहा है वो नवीन जिंदल जी के पास से आ रहा है। खैर, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये उम्मीद करनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ जो है जवाब देंगे। एक और सवाल कि ये जो एक व्यक्ति को जो टिकट दिया गया, जो वाड्रा साहब के बचाव में जो है कूदे थे, इसकी पूरी कहानी बताइए। क्योंकि मैं ये तो बाकी तो न्यूज़ में मालूम है कि भाई उन्होंने ये किया, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार है। ये व्यक्ति उम्मीदवार बना कैसे? मैं बताता हूँ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बाकी तो पता होगा भाई, इस वाड्रा के नाम पे अरविंद ने कितनी गालियां दी, खूब अपना मीडिया में नाम कमाया, लोगों को लगा यार बड़ा ईमानदार आदमी है, देखो ये तो वाड्रा को भी इसने वो कर दिया, ये कर दिया। खेमका का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद ये युद्धवीर आया वहां पे। अच्छा, इसकी पोस्टिंग हो गई। युद्धवीर ने आते ही आते सीधे रिपोर्ट लगा दिया कि वाड्रा की लैंड डील बिल्कुल ठीक है, उसको रिस्टोर कर दिया जो कैंसिल किया था, और खेमका के अगेंस्ट एक उसने चार्जशीट बना दिया। उसके बाद योगेंद्र यादव का बहुत पुराना रिश्ता है गांधी परिवार से। भाई वो एनएसी में थे, और एनएसी नहीं है, सिब्बल की यूजीसी में थे, सोनिया गांधी के एनएसी में थे, और कम से कम 40 और कमेटीज में रहे हैं वो पिछले 10 सालों में। और एक चीज और मैं बता दूं, वो बाकायदा पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने वालों में से है। राहुल गांधी को एग्जैक्टली वो राजनीति शास्त्र उनको पढ़ाते थे। हाँ, उनको शास्त्र पढ़ाते थे। जेएनयू से राजनीति शास्त्र के छात्र रहे हैं। जी जी। और वो जो है राजनीति का जो है वो उनके गुरु भाई है। हाँ, तो अब तो योगेंद्र यादव युद्धवीर जो अधिकारी था, वही योगेंद्र यादव से बात किया, भाई तू इसको क्लीन चिट दे दे, अभी उसकी 1 साल की नौकरी बची हुई है, तू रिजाइन दे, आज हम तुझे देते हैं। भाई कांग्रेस उसको टिकट नहीं दे सकती, कांग्रेस अगर टिकट दे देगी तो वो सीधे तो केस बन जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस ने इनसे दिलवा दिया, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी थ्रू दिलवा दिया उस बंदे को टिकट। वेरी गुड। ये जो है ये अच्छा, दूसरा एक चीज और आप इसमें सच बताइए कि ये जो कबीर फाउंडेशन था, ये जिस संगठन में कि वो जो रिपोर्ट है कि फोर्ड फाउंडेशन, बहुत बड़ा इल्जाम है ये, और मैं जानता हूं कि आपसे बेहतर ढंग से कोई नहीं बता सकता है कि सचमुच ये कबीर पीसीआरएफ के नाम पे जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसे आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, किस वजह से आ रहे थे? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा और एक ही आदमी कोर कमेटी में रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रशांत भूषण है हमारी कोर की टीम में, शांति भूषण नहीं है। हालांकि पीछे सब कुछ करते हैं लेकिन वो पेपर पे नहीं है। हाँ, पैसे भी देते हैं, ऑन पेपर नहीं है। कविता रामदास मुखिया है फोर्ड फाउंडेशन की। उसके पिताजी एल रामदास, उसकी माता ललिता रामदास, उसकी बहन सागरी रामदास, ये तीनों हमारी कोर कमेटी में। क्यों भाई, कोई आम आदमी नहीं बचा भारत में, पूरा फोर्ड फाउंडेशन का कुनबा आपने रख दिया ले आके हमारे यहाँ। कविता रामदास फोर्ड फाउंडेशन के हेड है इंडिया में, एशिया की हेड है। हाँ, और पूरा परिवार जो है कोर कमेटी का सदस्य है। अच्छा, एक और सागरी रामदास, एक और इंटरेस्टिंग है, एडमिरल एल रामदास, ललिता रामदास। मनीष भाई, जिस युद्धवीर ने वाड्रा को क्लीन चिट दिया वो हमारे लैंड एक्विजिशन कमेटी में, वो अब बताएगा कि जमीनें कैसे अधिग्रहण की जाएंगी। वाह। जो योगेश दहिया किसानों का 300 करोड़ खा गया सहारनपुर मुआवजा, वो हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बनाएगा। नहीं, ये तो सहारनपुर वाली तो स्टोरी सचमुच शर्मनाक है। बहुत सारे किसानों से मेरी बातचीत हुई थी, मैं वहाँ गया था और बहुत ही ज़्यादा जो है लोग जो है कोस रहे थे। अब मैं फोर्ड का आगे बताता हूँ आपको, फोर्ड फाउंडेशन के बारे में बताइए जरा सा। देखिए, ये कबीर की रिपोर्ट है। अभी एक की जांच हुई है, बाकी जांच अगर सबकी हो, जैसे मीरा सान्याल का प्रधान की आप जांच कराओ, आप बाकियों की जांच कराओ, तो सबका दूध का दूध पानी होगा। अभी एक की जांच हुई है, ये मैं एफसीआरए की रिपोर्ट बता रहा हूँ।
12 नवंबर 2007 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है। और जरा देखिए पहला पैसा कैसे आ रहा है। भाई कोई संस्था बनती पैसा उसके बाद आता है ना। नवंबर 2007 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2005 में 44 लाख मिल गए, 2 साल पहले, इसी कबीर के नाम से। कबीर के नाम से। और 2006 में 32 लाख मिल गए कबीर के नाम पे। और अभी तक संगठन बना नहीं, वो 2007 में बनेगा, 2007 में बनेगा। यह है कबीर। इतना मेहरबान। आप भी कहीं नौकरी करते हो, कहीं एडवांस में तनख्वाह मिलती है क्या? सवाल नहीं उठता। और ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ। लेकिन फिर ऐसे कैसे ये लोग भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? सर जी मैंने बताया ना कि जब से मेरे को तकलीफ मनीष भाई ये है कि मैं तो अंदर तक रह के मेरे को इतना टाइम लग गया। भारत की आम जनता को जब तक पता चलेगा ना तब तक बर्बाद हो चुका है। तब तक भारत का रसिया, ये भारत रसिया बन जाएगा। रसिया 15 टुकड़े में टूटा ना, वही हाल भारत का हो जाएगा। ये हर जगह रेफरेंडम करा के कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे, झारखंड में रेफरेंडम कराएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये कश्मीर वाले के ऊपर बाहर तो पब्लिक, मैं उसमें नहीं जाता कि पब्लिक में आम आदमी पार्टी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया जी। अंदर से ये लोग के अंदर में क्या है? क्या सचमुच ये लोग चाहते कि रेफरेंडम हो जाए या क्या अंदर से? नहीं, ये कुछ नहीं चाहते। ये जिस नाम पे इनको वोट मिल जाए ये वो सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। मैं एग्जांपल बताता हूं। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू यात्रा निकलती है, एक दिन पहले वो ओखला में पहुंचती है जहां बटला हाउस एरिया है। वहां जाकर कहते हैं कि जो दोनों लड़के निर्दोष थे, मुझे भी लगता है निर्दोष है, मारे गए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगले दिन वो झाड़ू यात्रा पहुंचती है द्वारका में पहुंचते हैं। वहां क्या कहते हैं, जाके मोहन चंद शर्मा के परिवार से मिलते हैं, कहते हैं जी हमें बहुत दुख है, आपके पति तो आतंकवादियों को मारने में शहीद हो गए। एक दिन पहले दो लड़के निर्दोष थे और अगले दिन कहते हैं माया शर्मा को कि जी हमें बहुत तकलीफ है, वो आतंकवादियों को मारे। मतलब इतना दोहरा चरित्र कहीं देखा आपने? योगेंद्र यादव को जरा देखो क्या करते हैं। अहिरवाल वाली एरिया में जहां यादव ज्यादा है, गुड़गांव के एरिया में, वहां जाते हैं, कहते हैं जी मैं कृष्ण का वंशज हूं, मैं यादव हूं, मैं यदुवंशी हूं, जितने उससे रिलेटेड शब्द हैं सब यूज करते हैं। अगले दिन जाते हैं वहां पे मेवात के एरिया में, वहां अपना पूरा हुलिया बदल लेते हैं, गर्दन के ऊपर वो रख लेते हैं, काफिया बोलते हैं उसको, शायद जो चेक वाला होता है उसको रख लेते हैं, कहते हैं जी मेरा नाम तो बचपन का नाम सलीम है। अब वहां उनको सब सलीम भाई बुलाते हैं। इतना दोहरा चरित्र तो मेरे समझ से किसी पार्टी ने नहीं किया होगा, किसी नेता नहीं किया होगा। और एग्जाम्पल बताता हूं, जब कमाल फारूकी ने बोला कि यासीन भटकल निर्दोष है तो मुलायम सिंह को भी शर्म आई। मुलायम सिंह उसको बाहर निकाल दिया, जनरल सेक्रेटरी था उसको हटा दिया, उस बंदे के उन्होंने बरेली का टिकट पक्का कर दिया। रजा मुजफ्फर भट्ट कहता है कि अफजल गुरु निर्दोष, यासीन भटकल निर्दोष, कसाब निर्दोष, उसका इन्होंने टिकट वहां श्रीनगर से दे दिया। सोनी सोरी जो एसआर और जिंदल का पैसा पहुंचाती थी वहां पे नक्सलियों तक, उसको उन्होंने बस्तर से टिकट दे दिया। अच्छा एक और, ये हालांकि मुझे इस पे कम भरोसा होता है, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये लोग जो है फोर्ड फाउंडेशन के सारे पे काम करते हैं, विदेशी कोई एजेंसी है, इन लोग के साथ ये लोग काम करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतने दिनों तक काम किए, क्या आपके यहाँ कोई विदेशी महिला, विदेशी नागरिक या NRI ऐसे लोगों ने काम किया है जिनका जो है पूरा बायोडाटा कुछ संदिग्ध नज़र आया बाद में? हाँ, एक लड़की थी हमारे यहाँ आती थी, यंग लड़की थी, 20-25 साल की थी, वो हमारे यहाँ के काम करती थी, मनीष के साथ काम किया करती थी। मनीष वाले कबीर में काम किया करती थी। अच्छा। आती थी, पहले काम करती थी। हम तो PCR में बैठते थे, लेकिन कबीर में आया करती थी, तो कबीर मनीष हम लोगों का आता जाना रहता था, आती थी। कितने लोगों ने फॉरेन टूर्स किए? फॉरेन टूर्स तो मेरे समझ से इनका बहुत ही फ्रीक्वेंट रहा है। मैंने फॉरेन टूर्स आंदोलन से पहले 2004 से और अब तक का मैं बता रहा हूं कि अगर 2004 से अब तक का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव, इन 3 लोगों का अगर विदेश यात्रा का डाटा अगर बाहर आ जाए ना, तो बहुत बड़ी एक आपको बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज बाहर आ जाएगी। भाई भारत में किसी एक पार्टी को अरब देशों से पैसा नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूं अरब से पैसा आया, विधानसभा के दौरान खूब पानी तरीके से पैसा आया। क्या बात कर रहे हैं? और कैसे पैसा आता है? वो क्या करेगा, अरब देश से, वो खाड़ी देशों से पैसा आ जाएगा आपके मेरठ में, अलीगढ़ में, इन एरिया में, मतलब किसी के यहाँ आएगा। मान लो 20 लाख आया, उसको बोलेंगे काम करना 1 लाख तुम रख लेना, ठीक है, ये बाकी 19 लाख जाके वहां दे दो। ओ माय गॉड, इस तरीके का नेटवर्किंग है। सेम यही कहानी आपके फोर्ड फाउंडेशन की है। फोर्ड फाउंडेशन जितना देता है वो तो देता ही है, बाकी वो NRI के थ्रू लूटिंग कराता है। वो पंजाब में किसी को दे देगा, इनको दे देगा, उनको दे देगा, वहां पे NRI को दे देगा, वो अपने घर पे दे देंगे, घर वालों 2-3 लाख उनमें अपना रख लेंगे, बाकी लाके दे देंगे।
ये पूरा सिस्टम है। सबसे ज्यादा पैसा अरब देशों से आया, खाड़ी देशों से। मैं मनीष सिसोदिया ने क्यों भी दिया था, मैं कहता हूं आप निकलवाइए जरा मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट डाटा, क्यों जाते हैं बार बार जाते हैं अरब देशों, खाड़ी देशों में। अरविंद केजरीवाल जर्मनी और अमेरिका बार बार यात्रा क्यों करते रहते हैं। मैंने एक सवाल यही पूछा था अरविंद केजरीवाल से कि तुम 10 जनपद में काम करने वाले आशीष तलवार के साथ जर्मनी क्या करने गए थे, आज तक जवाब नहीं दिया, बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या करने के लिए गए थे? ये तो एक बहुत बड़ी डील हुई थी इनकी, इनके हाथ लग गया था पेपर सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट के 400 करोड़ के घोटाले का। अच्छा, वो पेपर लगा तो उस पेपर को लेके ये एनएसी की एंट्री मारने सोच रहे थे, मारने के लिए। अच्छा, पेपर दिखा के एनएसी में जाऊं। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो उस पेपर को पुलिस को देना चाहिए था। ये आंदोलन के पहले की बात, आंदोलन पहले की बात बता रहा हूं। ओह माय गॉड। सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कहते हैं 380 पेज का है मेरे पास, हाँ। वो फैक्ट है 380 पेज का, और आज से नहीं है, कई सालों से है वो। आपने भी देखा होगा? मैंने देखा हुआ है। अच्छा, कई सालों से है वो। और वही उसी को दिखा करके इन्होंने ब्लैकमेल करने की उसको कोशिश दिखा के ये सोनिया गांधी के एनएसी में जाना चाहते थे। बाद में सोनिया को लगा कि यार मामला तो बहुत ही खतरनाक बंदा है, तो उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा गुस्सा उस्सा मतलब नॉर्मल हो जाए बंदा, उसके लिए उन्होंने अपना जो सेक्रेटरी आशीष तलवार उसके साथ बोला काम करो तुम घूम के आओ जर्मनी। वो 15 दिन गए जर्मनी घूम के आए, और फिर इनको बोला कि इस तरीके से नहीं अलग तरीके से कर लें। फिर योगेंद्र यादव को उन्होंने एनएसी में ले लिया, इनको नहीं लिया, इनको मतलब और काम के लिए अपना रख दिया। एक और कंट्रोवर्शियल मसला है जी कि एक आपकी कार्यकर्ता की हत्या हो गई जी, या हत्या कर दी गई जी, वो दिल्ली में हमारे ही इलाके की है जी। संतोष कोहली के साथ क्या हुआ? देखिए हम लोग तो संतोष कोहली की ये सोच रहे थे शायद उसकी शायद एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग यही मान चले, क्योंकि हम लोगों के पास खबर आई कि भाई वो किसी ने पीछे से मार दिया। लेकिन जब पूरा सर्कमस्टेंस देखा गया तो पता चला नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं, ऐसा कैसे एक्सीडेंट हुआ कि एक तो मर जाती है, दोनों को ज्यादा कोई चोट ही नहीं आती है। दूसरी बात उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया ये किसी को नहीं पता, उसके माँ बाप को नहीं पता अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, जबकि सारा कुछ अरविंद के भरोसे था। भाई उसके माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, सारा कुछ अरविंद को देखना था। उसके नाम पे अरविंद ने वोट भी मांगी दिल्ली विधानसभा के दौरान, उसको शहीद का दर्जा देके उसके ऊपर माला चढ़ा के उनको उसकी फोटो गाड़ियों पर रख के घुमाया इन्होंने। हमारे सीपी ऑफिस में जाइए, वहां पे माला पहना हुआ है और कहते थे हम जांच कराएंगे, हम सजा दिलवाएंगे जिसने संतोष को हमारी मारा है। आप 48-49 दिन मुख्यमंत्री थे, आपने एक दिन आपको करना क्या था, आप मुख्यमंत्री थे, आप एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठा देते, कुछ नहीं किया। कई कार्यकर्ताओं ने बोला, उसके माँ बाप ने बोला संतोष कोहली कि हमारी लड़की का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उनको कुछ पता ही नहीं, उनके पास तो एफआईआर तक नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के पास है? किसी के पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास है। तो क्यों नहीं दिखाते हैं? भगवान जाने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ जब सामने आए तो कुछ पता चले। अच्छा, मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस हुआ है दिल्ली के अंदर में कि जितने पुराने लोग जो आंदोलन के समय से जुड़े रहे, ये क्या बात है कि अरविंद केजरीवाल में कि जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल ही लाइक नहीं करते। और ये कहें कि अगर जब भी हम जिक्र करते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे कि जब मैं जिक्र करता हूँ तो गालियाँ देने लग जाते हैं। और इसमें वो लोग नहीं कि जो चाहे वो सांप में चले गए हो या बाप जिन्होंने खोल लिया, इसके अलावा भी इन जनरल भाई आप क्या चक्कर है? 15 नाम ऐसे ही आप ले लो ना, अन्ना जी, रामदेव, श्री रविशंकर, संतोष हेगड़े, आप किसी से बात कर लो, आपको सबका एक ही वो मिलेगा अरविंद के बारे में। क्यों? क्योंकि अरविंद के अंदर एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है। अगर उन्होंने कहा आपको पसंद आया तो ठीक है, अगर आपका व्यू थोड़ा भी अलग है तो आपको इस तरीके से निगलेक्ट कर देंगे, इस तरीके से आपको मतलब वहां पे एक उनके नीचे 2-4 लोगों की टीम रहती है जो आपको इस तरीके से ट्रीट करेगी ना कि आप छोड़ के भाग जाओगे। इस तरीके से आपको निगलेक्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, अलग अलग तरीके निकालेंगे वो कुछ न कुछ आपको। मतलब डेमोक्रेट नहीं है, नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं कोई है। नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी होती तो ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं 4-5 महीने से पूछ रहा हूं, हम तो मिलते थे, पूछते थे, नहीं जवाब दिया तो मैंने रिटर्न में मेल किया और सबको मेल किया, सारे नेशनल सिक्योरिटी को किया, सीसी उसको करके, हमने कहा सबको पता रहे मैं क्या पूछ रहा हूं। पहले मैं अकेले पूछता था, फिर मैंने बाद में सबको सीसी कर दिया। फिर मैं उनके घर पे गया और इतने बड़े झूठे कि निकल के आके बोले कि हम टिकट मांग रहे हो, शर्म नहीं आई। मैंने कहा कि तुम मुझे दिखाओ, मैंने किससे बोला मैंने टिकट मांगा, मैंने कोई फॉर्म भरा क्या, कुछ किया, लेकिन मैं झूठ बोल के निकल गया, चुपचाप भाग गए। अच्छा ये बताइए कि ये जो आरोप लगता है कांग्रेस की बी टीम, ये होटल अमन, इस तरह की बहुत सारी कहानियां जो है इंटरनेट वगैरह में पढ़ने सुनने को मिलता रहता है, क्या सच्चाई है? नहीं, मीटिंग तो हुई थी, बिल्कुल सच्चाई है। अरविंद योगेंद्र यहाँ से गए थे अमन होटल में,
जो कि कहने को तो वो DLF का है, लेकिन एक्चुअल में वाड्रा उसके मालिक है। अच्छा। वो रॉबर्ट वाड्रा का होटल है। और मुझे भी हफ्ते 10 दिन बाद पता चला, जो ड्राइवर एक्चुअली था जो लेके गया हुआ था, मैं उसका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जो ड्राइवर लेके गया था उसने मुझे बताया कि हाँ साहब हम वहाँ तक गए थे, छोड़ के आए उनको। और उधर से पता चला था कि उधर से भी 2 लोग आए थे कांग्रेस की तरफ से। एक बिजनेस टाइकून है अपने इंडिया के, ऑटोमोबाइल के, उन्होंने वो मीटिंग कंडक्ट कराई थी। मीटिंग तो हुई थी वहाँ पे। उस मीटिंग के आने के बाद ही उन्होंने बोला हम 400 पे लड़ेंगे। इसलिए हमको समझ में आ गया कि कहानी कुछ और हो गई, इनको कोई और गवर्न कर रहा है। उसके पहले तक था हम 70 पे लड़ेंगे, उस मीटिंग के बाद आगे एकाएक इन्होंने गियर चेंज किया, बोला हम 400 पे लड़ेंगे। तो ये है। अच्छा, ये जो जब से आप अलग हुए हैं जी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई लोग जो उस पर आपसे रिप्रोचमेंट करने की बात की हो कि भाई ऐसे पब्लिक में मत बोलो? कुमार ने एक्चुअली, हमारी मुलाकात हुई थी, कुमार एक दिन आए थे यहाँ पे, तो हम दोनों एक मीडिया का प्रोग्राम था 1 घंटे का, उसमें कुमार भी थे, मैं भी था, हम दोनों गए हुए थे। तो फिर हम लोगों की 10 मिनट अलग से बातचीत हुई थी। तो कुमार ने भी माना कि नहीं, ये जो कम्युनिस्ट ग्रुप है, जो नक्सल वाला ग्रुप है, पूरी पार्टी को डोमिनेट कर रहा है, ये चेंज तो होना चाहिए। और फिर कुमार ने मुझे बोला कि काम करो, तुम यहाँ मत रहो और तुम मेरे साथ चलो, अमेठी चलो। ये कुमार ने मुझे सजेस्ट किया था। अच्छा, कि अभी तुम कुछ मत करो बाहर और तुम मेरे साथ अमेठी चलो। ये बताइए मुझे कि साजिया इल्मी के प्रचार प्रसार में पार्टी क्यों नहीं लगी? कुमार के पास प्रचार प्रसार में पार्टी क्यों नहीं लगी? वही मैं दूसरा सवाल ये करने वाला था कि भाई कि उसमें क्यों मैंने अरविंद केजरीवाल कोई रैली गाजियाबाद में नहीं की? मैं आपको बताता हूँ, या कोई प्रचार प्रसार नहीं किया? इसका जो मेन ये है कि देखिए, फैक्ट ये है कि दोनों जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर कुमार को ज्यादा वोट मिल गई अमेठी में अरविंद केजरीवाल के बनारस से, तो नेतृत्व परिवर्तन की बहुत तेज मांग इसमें चल रही है। अंदर बहुत ज्यादा इसमें उथल पुथल है पार्टी में। ओह माय गॉड। जितने नेशनलिस्ट हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, जो नक्सली हैं, जो माओवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, उनको तो मजा आ रहा है, लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, वो पार्टी से परेशान है इस समय। उनकी कोई सुनने वाला नहीं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, वो परेशान है अंदर से। इसमें कुमार विश्वास राष्ट्रवादी है। कुमार विश्वास ने विरोध किया था जब आतंकवादी को टिकट दिया, जब नक्सलियों को टिकट दिया, उसने विरोध किया था। तो लोग बहुत मांग कर रहे हैं कि कुमार विश्वास को बनाना चाहिए पार्टी का अगला कन्वीनर। अगर जिस दिन कुमार की वोट ज्यादा हो गई अरविंद केजरीवाल से, वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसलिए लोग लगे हुए हैं कि अरविंद की वोट ज्यादा आए दिल्ली, वहां पे बनारस में कुमार से। जीतने उठने का कोई चक्कर नहीं है, वोट का चक्कर हो रहा है कि अगर 2 वोट भी कुमार की ज्यादा हो गई तो अरविंद के लिए बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। ये पूरी कहानी है। ओह माय गॉड। इसलिए उसको साइडलाइन कर दिया एकदम कुमार को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी दुनिया से बात करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि कुछ जो है, आप जिस तरह से पहले अरविंद के साथ लड़ रहे थे, आगे भी जो है आप RTI और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। नहीं, हम इसको करेंगे। तो ये थे अश्विनी जी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े खुलासे किए, चाहे वो मसला आम आदमी पार्टी के फॉरेन फंडिंग का हो, अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स का हो, अरविंद केजरीवाल स्वयं की इंटीग्रिटी का हो। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, ये सब हमें अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहिए कि जो सवाल आज इस कार्यक्रम में उठाए गए हैं, उसका जवाब कौन देगा। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग मेल के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए इन सवालों को अरविंद केजरीवाल से पूछें और उनसे जवाब मांगे।